केस नंबर 4। शहरयार और प्रेषी मुसलसल चल रहे थे। शहरयार फ़ोन के ज़रिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से मुसलसल नाकामी हो रही थी। आखिर तंग आकर उसने फ़ोन वापस जेब में डाल दिया। एक सरसरी सी निगाह उसने प्रेषी के चेहरे पर डाली, जो खफा खफा से चल रही थी। शहरयार को अंदाजा था कि प्रेषी काफ़ी थक चुकी है। इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद उसके लिए देर तक चलना आम सी बात थी, लेकिन प्रेषी को भारी लहंगा पहनकर चलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। सुनो, अगर तुम थक गई हो तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, प्रीशे की थकन का सोचकर शहरयार ने कहा। प्रीशे रुकी, चेहरे का रुख शहरयार की जानिब मोड़ा और इसे एक घुरी से नवाजा। बड़ी जल्दी याद नहीं आ गई आपको मेरी? वो तंजिया लहजे में बोली। प्रीशे के तंज करने पर शहरयार थोड़ा शर्मिंदा हो गया। वाकई वो काफ़ी देर से फ़ोन में बिजी था। ऐसे में भूल ही गया था कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ प्रीशे भी है। सॉरी, एक्चुअली मेरे लिए ज़्यादा देर चलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं इन सब का आदी हूँ। शहरयार ने वजाहत दी। आपके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन मेरे लिए तो है ना। पेशे चबा कर बोली। ओके, आई एम सॉरी, हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये कहकर शहरयार एक दर्द के साथ पुश टिकाकर बैठ गया। पेशे भी उससे कुछ फासले पर बैठ गई। पेशे, शहरयार ने उसे मुखातिब किया। पेशे ने चौंका उसे देखा। पहली बार शहरयार ने उसे नाम से मुखातिब किया था, वरना सारे वक्त वो सुनो या ऐसे अल्फाज से उसे मुखातिब करता रहा था। ऋषि की सवालिया नजरें उस पर जमी हुई थी। मेरे ख्याल में तुम अभी अपने घर मत जाओ, वहां जाना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम किसी सहेली के घर गई या अपने घर गई तो तुम्हारे चचा तुम्हें बासानी ढूंढ लेंगे। इसलिए बेहतर यही कि तुम फिलहाल मेरे घर चलो, वहां तुम महफूज भी रहोगी और मुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा तुम्हारे चचा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए। शहरयार ने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की। यकीन मेरे घर मेरी अम्मी हैं और उन्हें भी खतरा है। चचा उनसे मेरा पता खुलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और वो मेरी अम्मी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। प्रेषे परेशानी से बोली। शहरिया ने एक नज़र उसकी परेशान सूरत को देखा और फिर से गोया हो। देखो प्रेषे, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और हमारा काम करने का तरीका ज़रा अलग है। तुम्हारी अम्मी की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान तो खतरे में नहीं डाल सकता ना। तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम तहफ़्फ़ुज़ में रहोगी और तुम्हारी अम्मी को मैं ढूंढ लूँगा, डोंट वरी। फिलहाल मुझे ये भी पता करना है कि तुम्हारे चचा के ताल्लुकात किन लोगों के साथ हैं। तो मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारी अम्मी को भी ढूंढ लूँगा। शहरियार उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। प्रेषे कुछ नहीं बोली, बस सर हिला दिया। सारा सोफे पर बैठकर फ्रूट खाने में मसरूफ थी, जबकि सामने ही सोफे पर माज बैठा हुआ था। सामने टेबल पर लैपटॉप रखे वो संजीदगी से अपने काम में की तरफ मतवज्जो था। सुबह वाले वाक़ये के बाद इन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। सारा ने सेब खाने के लिए उठाया ही था जब रिमला और शहजाद बिरौनी दरवाजे से घर में दाखिल हुए थे। साथ में फरार और मीनाल भी थी। मीनाल और फरार रिमला के साथ 2 दिन पहले अपने ननियाल गई थी और आज शहजाद ही ज़ैनब बेगम के हुक्म पर ने वापस ले आया था। भाभी आ गई, सारा इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई कि माज को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। माज ने उसे घूरा, फिर से काम में मतवज्जो हो गया। सारा ने हाथ में पकड़ा हुआ सेब टेबल पर फेंका और इमला लोगों की तरफ भाग गई, जबकि सेब टेबल पर गिरने की वजह से सीधा मौज के सर पर लगा था। मौज जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसे अचानक हमले से वो खिला गया था। सारा रिमला से और फिर फरहान मिनाल से मिल रही थी। उसकी शुरू से रिमला भाभी से बहुत बनती थी। वो हर प्रॉब्लम बिला झिझक उसके साथ शेयर कर लेती थी। रिमला और मिनाल मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सारा फरार को गोद में लिए सोफे पर बैठ गई और उससे प्यार करने लगी। मौज ने सर से हिलाते हुए उस आफत को घुरा। फूफो की जान, सारा ने फरार के गाल पर बोसा दिया। गोल मटोल सी फरार उसकी गोद में खिलखिला रही थी। थोड़ी देर में रिमला वापस आई और फरार को उठा लिया। मैं इसके कपड़े बदल देती हूँ, ये कहकर फरार को लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। सारा भी उठी और अपने कमरे में जाने लगी। वो सोफे के पास से गुजर रही थी जब अचानक उसका पाँव स्लिप हुआ और वो गई सारा मौज की गोद में। वो धड़ाम से मौज के ऊपर गिरी थी। एक लम्हे के लिए दोनों ही साख्त हो गए थे। मौज की इतनी कुर्बत से सारा बौखला गई थी, जबकि मौज उसे गुस्से से घूर रहा था। आज रात मेरी गोद में सोने का इरादा है तुम्हारा? उठो, मौज मध्यम आवाज में गिराया। सारा फौरन घबरा कर उठी, अपना दुपट्टा जो उसके पीछे हो गई। मौज उठा, अपनी फार्स और लैपटॉप उठाया और एक सुलगती हुई निगाह सारा पर डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि ये तो तय था कि जहाँ सारा मैडम हो वहाँ उसका काम नामुमकिन था। उसके जाने के बाद सारा ने अपनी सांस बहाल की और इधर उधर देखा। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। ये मुझे क्या हो रहा है, सारा बुड़बुड़ाई। दिल बगावत पर उतर आया था। दिमाग कह रहा था कि वो तुम्हारा दुश्मन है, मगर दिल दिल तो कुछ और ही कह रहा था। दिल और दिमाग की इस लड़ाई में
جی دھماکے ہوئی، سارا دل کی آواز دبائی اور کمرے میں چلی گئی۔ مگر کب تک وہ دل کی آواز کو دباتی اور کب تک حقیقت سے نظر چراتی؟ صبح شہریار کی گاڑی مرتضیٰ ہاؤس میں داخل ہوئی۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے شہریار اور پریشا باہر نکلی۔ ایک لمحے کے لیے تو پریشا مبہوت رہ گئی۔ واہ، یہ گھر ہے یا محل؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ آؤ، شہریار نے اسے اندر آنے کو بولا تو وہ بھی شہریار کے پیچھے پیچھے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ لانچ میں داخل ہوتے ہی وہ رک گئی۔ اس نے ستائش سے اس خوبصورت گھر کو دیکھا تھا۔ یہ گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اس سے کئی زیادہ اندر سے تھا۔ موم، شہریار نے لانچ میں داخل ہوتے ہی شادی بیگم کو آواز دی۔ شادی بیگم جو کچن میں مصروف تھی، اتنے دنوں بعد شہریار کی آوازوں میں خوشی سے باہر آئی۔ وہ پیار سے شہریار کے گلے لگی۔ میرا بیٹا، اتنے دن کہاں تھے تم؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ شادی بیگم نے شکوہ کیا۔ موم، آپ کے بہادر بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، ڈونٹ وری۔ کہہ کر شہریار نے ان کے سر پر بوسہ دیا تو مسکرا دی۔ ماں بیٹے کا پیار دے کر پریشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کاش میں بھی اپنی امی سے مل سکتی، حوصلے سے بولی۔ آہستہ تک کر کے سب فرد لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے۔ سارا کی نظر جب پریشا پہ پڑی تو وہ زور سے چلائی، شہریار بھائی نے شادی کر لی۔ سارا کس طرح کہنے پر سب نے حیرانی سے سامنے کھڑی دلہن کو دیکھا۔ شہریار، تم نے شادی کر لی؟ سب حیرانی سے شہریار کو دیکھنے لگے۔ بھائی، آپ نے ہمیں بتائے بغیر شادی کر لی، ہانیہ غصے سے بولی۔ آپ سب لوگ چپ کریں گے تو میں کچھ بولوں گا نا، شہریار خوفوں سے بولا۔ میں نے تو کوئی شادی وادی نہیں کی، شہریار بولا۔ تو پھر یہ لڑکی کون ہے؟ زینب مرتضیٰ نے پوچھا۔ پریشا، شہریار نے اسے ادھر آنے کا اشارہ کیا۔ پریشا آہستہ قدم اٹھاتے ان کے سامنے آئی۔ دادو، یہ پریشا ہے، ہم نے کوئی شادی نہیں کی، میں بس اس کی مدد کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ پریشا نے سب کو سلام کیا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھو کنفیوز ہو گئی تھی۔ سارا، تم پریشا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، یہ تھوڑا آرام کر لے گی۔ شہریار کے کہنے پر سارا سر ہلاتی ہوئی پریشا کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ شہریار، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ زینب بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شہریار نے انہیں شروع سے ساری بات بتا دی۔ لیکن شہریار، اس طرح کسی انجان لڑکی کو گھر لانا بھی صحیح نہیں ہے۔ شادی بیگم پریشانی سے بولی۔ موم، میں پریشا کو اور کہیں لے جا بھی نہیں سکتا۔ اس کے چچا کے تعلقات بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے، اسے ڈھونڈ نکالیں گے، اور تھوڑے دنوں کی تو بات ہے جب پریشا کی امی مل جائیں گی اور اس کے چچا والا کا خطرہ بھی ٹل جائے گا، پھر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ آپ بے فکر ہیں، پریشا اچھی لڑکی ہے۔ شہریار نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، پریشا یہیں رہے گی۔ زینب بیگم کی بات پر شہریار نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ زینب بیگم کے پاپا سب نے سوال نظر سے دیکھا۔ شہریار کو پریشا سے شادی کرنی ہوگی۔